गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल तक हमने हमारी कविता ध्वनि के प्रश्न उत्तर में कविता से और कविता के आगे वाले प्रश्न अभ्यास कर लिए थे। आज हम इसी कड़ी में आगे चलेंगे और हमारी पाठ्य पुस्तक के आगे के प्रश्न अनुमान और कल्पना तथा भाषा की बात करेंगे। सबसे पहले अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना का पहला प्रश्न है बेटा, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इसमें किस ऋतु का वर्णन किया गया है। फूटे हैं आमों में बोर, बोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूटे हैं। अब आमों के बोर की बात हो रही है, भंवरों की बात हो रही है, होली की बात हो रही है, तो कौन सी ऋतु होगी मेरे प्यारे बच्चों? वसंत। ओके। दूसरा प्रश्न देखो, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात में आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? है ना, कि कवि तो ऐसा कह रहा है कि मैं उन पर हाथ फेरूंगा, अपने जीवन का अमृत सींच दूंगा। हम क्या कर सकते हैं फूलों और कलियों के लिए? ठीक है, तो फूलों के लिए हम क्या कर पाएंगे? सबसे पहले तो फूल लगाने पड़ेंगे ना हमें। तो हमारा उत्तर कैसे शुरू होगा? फूलों और पौधों के लिए हम निम्नलिखित कार्य करना चाहेंगे। पहला, पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में लगाकर उनकी देखभाल और सुरक्षा करेंगे, है ना। ये पहली सीढ़ी है, तभी तो आगे फूल आएंगे। ओके। दूसरा देखो, समय समय पर उनमें पानी, खाद, निराई गुड़ाई आदि की व्यवस्था करेंगे। अगला कार्य, फूल पौधों को न तोड़ेंगे और न किसी को तोड़ने देंगे, तभी तो हमारी बगिया हरी भरी और सुंदर लगेगी। और सबसे प्यारा और रोचक कार्य, फूल पौधों को प्यार भरे हाथों से स्पर्श करेंगे। ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखो बेटा, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उनके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही है ना, कि जैसे इसमें तो कवि हमें संदेश दे रहा है कि वसंत ऋतु का। अब अगर यही हमें वह संदेश दे कि वह नन्हे मुन्ने बच्चे को जगा रहा है, तो उससे संबंधित और क्या क्या कार्य हो सकते हैं? ठीक है, तो कवि के बताए कार्यों का निम्नलिखित संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे प्रातःकाल पिता के साथ बगीचे में घूमने गया बाल, तो अब वो क्या क्या करेगा? फूलों पर बैठी तितलियों को पकड़ने या उन्हें स्पर्श करने का प्रयास करेगा। उस बगीचे में दाना चुग रहे पक्षियों को उड़ाने का प्रयास करेगा। फूलों और पत्तियों पर पड़ी हुई ओस की बूंदों को हटाने का या हाथ से छूने का प्रयास करेगा। और बगीचे में उलझी लताओं को सावधानी से अलग करने का प्रयास करेगा, है ना। कि कवि ने कहा है कि ये सुबह है, इसके बाद ये काम है, तो आप कल्पना करो कि एक माँ ने अपने बच्चे को जगाया है, वो पापा के साथ घूमने बगीचे में जा रहा है, तो वो आगे क्या क्या कार्य उसके जीवन में करेगा। ठीक है, तो इसी तरह से हमको कल्पना के आधार पर अपने उत्तरों को लिखना है। अब हमारे अगले प्रश्न है बेटा, भाषा की बात। हरे हरे पुष्प पुष्प एक ही शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। पुनरावृत्ति मतलब बेटा शब्दों का एक से अधिक बार प्रयोग। जैसे हमारी वो ना हरे हरे ये बात है ना, तो हरे हरे शब्द को एक ही अर्थ में 2 बार प्रयोग में लाया गया है, सिर्फ काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए। तो जब एक ही शब्द को एक से अधिक बार दोहराया जाए और उनका अर्थ यदि समान रहे, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये जब अलंकारों की बात होगी तब बताऊंगी। इन्हें पुनरावृत्ति वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, कि एक ही शब्द को यदि एक से अधिक बार उसी अर्थ के
संदर्भ में प्रयोग में लाया जाए तो उन्हें पुनरावृत्ति शब्द युग्म कहते हैं। ठीक है, यहां जैसे हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में, है ना, जैसे हरे हरे ये पात। अब हरे हरे तो विशेषण शब्द है और पात क्या है बेटा, पत्ता, वो विशेष्य है कि विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बेटो, विशेष्य। ओके, यहां पात शब्द बहुवचन में प्रयोग में हुआ है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में हो। जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। ठीक है, तो वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा, यहां पर जो क्रिया है वो तो एक वचन है ना, करने लगा, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन है, लेकिन जो बातें हैं उसका कर्म वो क्या है, वो बहुवचन है। और लंबी चौड़ी बातें ये भी बहुवचन है। ठीक है, तो कि ये जरूरी नहीं है, बहुत बार कहते हैं ना कि यदि वाक्य एक वचन है तो सारी चीजें एक वचन, नहीं, कर्ता एक वचन हो सकता है, क्रिया एक वचन होगी, लेकिन अंदर विशेष्य और उनका विशेषण बहुवचन भी हो सकता है। कर्म उनका एक वचन हो सकता है, उसकी विशेषताएं बहुवचन में हो सकती है। ओके, अब कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। जैसे 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। यहां आओ पुनः, जब मैंने बोला हरे हरे ये पात, है ना, हरे हरे ये पात जो शब्द है बेटा, तो जो हरे हरे शब्द है हमारा इन पात शब्द का विशेषण है, ये विशेष्य है और ये विशेषण है। लेकिन इस हरे हरे का जो अर्थ है वो सदैव एक ही संदर्भ में है। हरा मतलब हरा कलर या एकदम ताजा। ओके, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं बेटा जिनका प्रयोग एक से अधिक बार तो किया जाता है, लेकिन उनका अर्थ हर बार अलग अलग होता है। यहाँ अर्थ एक ही है, लेकिन बहुत बार शब्द युग्मों में या जब एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है, तो वो पुनः हमारा एक अलंकार होता है बेटा, यमक अलंकार। जैसे यहाँ एक उदाहरण दे रखा है ना बेटा, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, है ना, हमारा उदाहरण क्या है, 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। अब बताओ यहां पर कौन से शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, बेर। यहां एक बेर आया, यहां बेर आया, है ना, कि एक ही शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है, लेकिन बेटा यहाँ पर इसका अर्थ हमेशा अलग अलग है। ओके, अब यहाँ पर 3 बार खाती थी, 3 बेर खाती थी, तो यहाँ 3 बार, है ना, जिसकी बात हो रही है वो खाना कितनी बार खाती है, 3 बार। और 3 बेर खाती थी, यहाँ बेर मतलब है एक फल। ठीक है, कि वो 3 बार खाती थी और 3 बार क्या खाती थी, 3 बेर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही शब्द का प्रयोग एक से अधिक बार हुआ है, लेकिन उसका अर्थ क्या है, सदैव अलग अलग। ये क्या है यहाँ पर, यमक अलंकार। ठीक है, तो आपको ऐसे वाक्यों का प्रयोग, ऐसे वाक्यों को ढूंढना है जिसमें इस तरह के शब्द युग्म आए हो, जो जिसमें शब्द का प्रयोग एक ही संदर्भ में एक बार हुआ है ना, कि जैसे हरे हरे, कभी कभी, रोज रोज, धीरे धीरे, ये सब एक ही अर्थ के शब्द युग्म है बेटा, कि एक से अधिक बार प्रयोग हुआ है लेकिन अर्थ एक जैसा है। और यहाँ जो है 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं, यहाँ यमक अलंकार है। तो आपको 5 ऐसे वाक्य ढूंढने हैं और 5 ऐसे वाक्य ढूंढने हैं। ऐसे वाक्यों के उदाहरण मैंने दे दिए, ऐसे वाक्यों के उदाहरण में आप देखो, मंगन, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उसके बाद है कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ओके, और इसके अलावा हो सकते हैं
तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। यहाँ दो उर्वशी आ रहा है, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान। दो उर्वशी, पहले उर्वशी का हृदय में बसी हुई और दूसरी उर्वशी का उर्वशी इंद्र की एक अप्सरा। ओके, ऐसे ही और हमारे उदाहरण हो सकते हैं। कमलासन पर बैठे कमलासन लगे तपस्या करने। कमलासन पर बैठे कमलासन लगे तपस्या करने। ओके, और हो सकता है दई दई क्यों करत है दई दई ते कबूल, कि दे दे क्यों करता है, जो दिया गया है उसको कबूल करो। ठीक है, दई दई मतलब दया दया क्यों करता है, भगवान ने जो दिया है उसे तुम कबूल करो। तो एक दई दई मतलब दया दया और एक मतलब जो दिया गया है। ओके, तो आपको 5 ऐसे वाक्य चुनने हैं जिसमें शब्द युग्म हो, अर्थ एक ही हो, और 5 ऐसे वाक्य चुनने हैं जिसमें यमक अलंकार का प्रयोग हो, शब्द एक से अधिक बार आ रहा हो और हर बार उसका अर्थ अलग अलग। ठीक है बच्चों, अब हमारे भाषा की बात का अगला प्रश्न देखो। कोमल गात मृदुल वसंत हरे हरे ये पात, है ना। यहाँ जो शब्द का जोड़ा है बेटा, इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है ना। जैसे कोमल गात हरे हरे पात, और क्या है एक और मृदुल वसंत। ओके, ये हमारे पद है बेटा, है ना। अब देखो यहां शब्द है कोमल गात, हरे हरे पात और मृदुल वसंत। ये तीनों जो संज्ञा शब्द है बेटा, किसी चीज के नाम है। गात मतलब शरीर, पात मतलब पत्ते और वसंत ऋतु का नाम। इनकी विशेषता ये आगे वाले शब्द बता रहे हैं। शरीर कैसा है, कोमल, पत्ते कैसे हैं, हरे हरे, और वसंत कैसा है, मृदुल। तो वे शब्द, है ना, जो नाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं, है ना। ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। तो ये जो तीनों शब्द हैं ये क्या है बेटा, विशेषण, है ना। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। ठीक, अब विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा, विशेष। ओके, कि विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण, विशेष्य कहते हैं। ठीक है, अब विशेषण की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही 5 शब्दों के और जोड़े लिखने हैं जिनमें विशेषण और विशेष्य शब्दों का मेल हो। ठीक है, कि ये बात मैंने बताई कि जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण है और जिनकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य। तो आपको इनको देखकर 5 ऐसे और शब्द युग्म लेने हैं जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपको क्या करना है, शब्द युग्म जिनका अर्थ सेम हो वो 5 वाक्य लिखने हैं। यमक अलंकार वाले जिनमें शब्दों का अर्थ अलग अलग हो उनके 5 वाक्य लिखने हैं। और विशेषण और विशेष्य का संबंध बताने वाले युग्म को आपको 5 लिखने हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ओके।